वक्त कभी नहीं मरता। आप चाहे गुनाह की कड़वी सच्चाई को जमीन की सबसे गहरी परत के नीचे ही क्यों न दफन कर दें, वक्त एक दिन घूमकर वापस आता है और दबे हुए राज को उजाले में लाकर खड़ा कर देता है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आप सुन रहे हैं मिडनाइट टेल्स हिंदी। आज की केस फाइल है केस नंबर 909, 20 साल पुरानी घड़ी। इस कहानी की कड़ियों को अपने दिमाग में जोड़ते चलिएगा, क्योंकि इस रहस्य का अंत आपके होश उड़ा देगा। क्या आप इस उलझी हुई काल पहेली को सुलझा पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तारीख थी 25 मई साल 2026। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित एक बेहद पुरानी और वीरान पड़ी हवेली को गिराकर नया कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था। बुलडोजर हवेली की 70 साल पुरानी मजबूत बुनियाद को तोड़ रहे थे। दोपहर के ठीक 3 बजे जब मजदूरों ने हवेली के बेसमेंट की आखिरी कंक्रीट की दीवार को ढहाया, तो अंदर एक खोखला हिस्सा मिला। वहां धूल और मलबे के बीच कुछ ऐसा था जिसे देखकर काम कर रहे मजदूरों की चीख निकल गई। मलबे के ठीक बीच में एक इंसानी कंकाल आधा दबा हुआ पड़ा था। मकान के मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन किया। करीब आधे घंटे बाद दिल्ली पुलिस के सबसे काबिल और कड़क इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर समर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कंकाल को देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई हाल फिलहाल का मर्डर नहीं था। हड्डियां पीली पड़ चुकी थीं और धूल में सनी हुई थीं। इंस्पेक्टर समर ने ग्लव्स पहने और कंकाल के पास जाकर मुआयना शुरू किया। कंकाल की खोपड़ी पर पीछे से किसी भारी चीज से वार किए जाने का गहरा गड्ढा था, जिससे साफ था कि यह एक बेरहम कत्ल था। लेकिन जैसे ही समर की नजर कंकाल की बाईं कलाई की हड्डी पर पड़ी, उनके पैर ठिठक गए। उनके पीछे खड़े बाकी पुलिस वाले भी दंग रह गए। उस सूखे हुए कंकाल की कलाई पर एक बेहद चमचमाती, बिल्कुल नई स्टील की घड़ी बंधी हुई थी। वह घड़ी कोई पुरानी या कबाड़ हो चुकी घड़ी नहीं थी। उस घड़ी की सेकंड वाली सुई बिल्कुल सही रफ्तार से टिक टिक करते हुए आगे बढ़ रही थी। समर ने अपनी कलाई घड़ी देखी और फिर कंकाल की घड़ी को देखा। दोनों घड़ियों में बिल्कुल एक जैसा समय हो रहा था, 3:45। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस घड़ी के डायल पर नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी थी, जनवरी 2026। समर का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। अगर यह कंकाल सालों पुराना है, तो इसकी कलाई पर साल 2026 की बिल्कुल नई चलती हुई घड़ी कैसे बंधी हो सकती है? क्या टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज हकीकत थी, या फिर यह किसी शातिर अपराधी का पुलिस के साथ खेला गया कोई डरावना मजाक था? समर ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और कंकाल के साथ साथ उस घड़ी की भी गहन जांच करने के आदेश दिए। हवेली के इतिहास को खंगाला गया तो पता चला कि यह हवेली साल 2006 से पूरी तरह बंद पड़ी थी। इसके मालिक दिनेश खन्ना 20 साल पहले अचानक अपनी पत्नी और करोड़ों की संपत्ति के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस ने तब केस दर्ज किया था, लेकिन कोई सुराग न मिलने के कारण फाइल को कोल्ड केस मानकर बंद कर दिया गया था। केस नंबर 909 की शुरुआत एक ऐसी पहेली से हुई थी जिसने विज्ञान, कानून और वक्त के सिद्धांतों को एक साथ चुनौती दे दी थी। समर जानते थे कि इस बंद हवेली के मलबे से सिर्फ एक लाश नहीं निकली है, बल्कि 20 साल पुराना एक ऐसा खूनी तूफान बाहर आया है जो कई बड़े चेहरों को तबाह करने वाला है। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर समर अपने केबिन में बैठे फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान उसी कलाई घड़ी पर था जिसे पुलिस ने कंकाल से अलग करके एक प्लास्टिक बैग में रखा था। घड़ी अभी भी चल रही थी, उसकी टिक टिक की आवाज केबिन के सन्नाटे में साफ गूंज रही थी। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, मानो उन्होंने लैब में किसी भूत को देख लिया हो।
समर ने पूछा। बैठिए डॉक्टर आनंद। क्या पता चला? वह कंकाल कितना पुराना है और उस घड़ी का क्या राज है? डॉक्टर आनंद ने चश्मा उतारते हुए कहा। समर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं देखी। हड्डियों की कार्बन डेटिंग और डेंसिटी टेस्ट से यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि हवेली के गायब हुए मालिक दिनेश खन्ना का ही है। और उसकी मौत आज से ठीक 20 साल पहले यानी साल 2006 में हुई थी। खोपड़ी पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। समर ने आगे बढ़कर पूछा। ठीक है, मौत 20 साल पहले हुई थी, लेकिन वह घड़ी, वह तो 2026 की बनी है और बिल्कुल नई है। वह वहां कैसे पहुंची? डॉक्टर आनंद ने कांपती आवाज में कहा। समर, असली झटका वही है। हमने उस घड़ी की और कंकाल की कलाई की त्वचा के बचे हुए सूखे टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक जांच की। विज्ञान के नियमों के अनुसार अगर वह घड़ी हाल ही में पहनाई गई होती तो हड्डियों पर धूल की परत अलग होती। लेकिन सच यह है कि उस घड़ी के बेट के नीचे की हड्डी पर भी 20 साल पुरानी धूल और जंग के वही कण मिले हैं जो बाकी के कंकाल पर हैं। इसका मतलब वह घड़ी उस कलाई पर आज से 20 साल पहले यानी साल 2006 में ही बांध दी गई थी। समर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। यह कैसे मुमकिन है डॉक्टर? जो घड़ी साल 2026 में बनी है वह 20 साल पहले मरे हुए इंसान की कलाई पर उसी वक्त कैसे बांधी जा सकती है? क्या आप यह कह रहे हैं कि कातिल समय के पार जा सकता था? डॉक्टर आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता समर। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक और चीज है। दिनेश खन्ना की कलाई की हड्डी पर घड़ी के बेट का जो दबाव है वो यह साफ दिखाता है कि जब घड़ी बांधी गई थी तब वह इंसान जिंदा था या उसकी मौत को कुछ ही मिनट हुए थे। यह घड़ी 20 साल से उसी अंधेरे बेसमेंट में उस मलबे के नीचे टिक टिक कर रही थी। समर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने तुरंत 20 साल पुरानी उस गुमशुदगी की फाइल को दोबारा खुलवाया। दिनेश खन्ना के गायब होने के बाद उनकी सारी संपत्ति और बिजनेस को 3 लोगों ने आपस में बांट लिया था। इन तीनों के पास दिनेश को रास्ते से हटाने की पूरी वजह थी। हला शख्स था प्रताप खन्ना, दिनेश खन्ना का इकलौता वफादार बिजनेस पार्टनर जो आज दिल्ली के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक था। दूसरा शख्स था डॉक्टर कबीर, दिनेश खन्ना का पर्सनल डॉक्टर और पारिवारिक मित्र जो उस वक्त दिनेश खन्ना की दिमागी बीमारी का इलाज कर रहा था। और तीसरा नाम था माया खन्ना, दिनेश खन्ना की साली जो दिनेश के गायब होने के बाद उसकी वसीयत की अकेली वारिस बनी थी। समर ने इन तीनों को तुरंत पूछताछ के लिए समन भेज दिया। 20 साल पुराना यह राज अब सिर्फ एक मर्डर का नहीं रह गया था। यह वक्त के एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल चुका था जिसकी चाबी किसी बहुत ही शातिर और ऊंचे दिमाग के पास छिपी थी। शाम होते होते प्रताप खन्ना, डॉक्टर कबीर और माया खन्ना तीनों पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बने वेटिंग रूम में बैठे थे। 20 साल बाद पुलिस का बुलावा आने से तीनों के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव साफ देखा जा सकता था। इंस्पेक्टर समर ने सबसे पहले प्रताप खन्ना को पूछताछ के कमरे में बुलाया। प्रताप खन्ना अब 60 साल के हो चुके थे। उनके सफेद बाल और महंगे सूट से उनकी अमीरी साफ झलक रही थी। समर ने सीधे मेज पर दिनेश खन्ना के कंकाल की तस्वीर रख दी। समर ने ठंडे लहजे में पूछा, प्रताप जी, दिनेश खन्ना मिल गए हैं? वह 20 साल से कहीं विदेश में नहीं थे बल्कि अपनी ही हवेली के बेसमेंट की दीवार के पीछे दफन थे। साल 2006 में उनके गायब होने के ठीक एक दिन पहले आपकी कंपनी के खातों से 5 करोड़ रुपए दिनेश के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे और अगले ही दिन वह अकाउंट खाली हो गया था। कल रात आप कहाँ थे?
और 20 साल पहले उस रात क्या हुआ था? प्रताप खन्ना ने तस्वीर को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए खौफ चमका, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर, दिनेश मेरा भाई जैसा दोस्त था। जब वह गायब हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। रही बात पैसों की, तो वह हमारा एक लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन था। 20 साल पहले जिस रात वह गायब हुआ, मैं मुंबई में एक इन्वेस्टर मीटिंग में था। पुलिस ने उस वक्त मेरी फ्लाइट के टिकट और होटल के बिल चेक किए थे। मैं कातिल नहीं हूं, इंस्पेक्टर। और कल रात की बात करें तो मैं अपने घर पर था। आप मेरे गार्ड्स से पूछ सकते हैं। समर ने उन्हें जाने दिया और डॉक्टर कबीर को अंदर बुलाया। डॉक्टर कबीर के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। समर ने उनसे पूछा, डॉक्टर कबीर, आप दिनेश खन्ना के डॉक्टर थे। आपने 20 साल पहले पुलिस को बताया था कि दिनेश की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह डिप्रेशन की वजह से घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अब पता चला है कि उनका मर्डर हुआ था। क्या आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी? डॉक्टर कबीर ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची थी। दिनेश को एक बहुत ही अजीब बीमारी थी। उसे लगता था कि वह भविष्य को देख सकता है। वह अक्सर अजीबोगरीब घड़ियों के स्केच बनाता था और कहता था कि कोई उसे आने वाले वक्त से बुला रहा है। मौत से कुछ दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि कबीर, मेरी कलाई पर जो वक्त रुकेगा वही मेरी अमरता का वक्त होगा। मुझे लगा वह पागल हो चुका है। जिस रात वह गायब हुआ, मैं अस्पताल में एक क्रिटिकल सर्जरी कर रहा था। मेरे पास अस्पताल के रिकॉर्ड्स हैं। तीसरी संदिग्ध, माया खन्ना, जब कमरे में आई तो उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। दिनेश खन्ना की साली और उसकी वसीयत की मालकिन। समर ने पूछा, माया जी, दिनेश खन्ना की मौत के बाद हवेली और सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। आपने 20 साल तक उस हवेली को कभी बेचने या खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आप जानती थीं कि बेसमेंट के अंदर क्या छिपा है? माया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर, वह हवेली दिनेश की आखिरी निशानी थी, इसलिए मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। दिनेश के गायब होने की रात मैं दिल्ली के एक बड़े आश्रम में ध्यान लगा रही थी। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। मेरे पास मेरा अलीबी है। आप 20 साल पुराने मुर्दे को उखाड़कर हम पर शक नहीं कर सकते। तीनों के पास 20 साल पुराना और आज का, दोनों वक्त का पुख्ता अलीबी था। समर अपने केबिन में वापस आए और घड़ी को दोबारा देखने लगे। तभी सब इंस्पेक्टर अमित कमरे में आया। अमित ने कहा, सर, इस घड़ी की कंपनी से हमें एक बहुत ही अजीब जानकारी मिली है। यह घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। यह एक लिमिटेड एडिशन स्मार्ट मैकेनिकल घड़ी है, जिसे इसी साल जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। इस घड़ी के अंदर एक छोटा सा जीपीएस और बायोसेंसर चिप लगा है। समर की आंखें चमक उठीं। बायोसेंसर? इसका क्या काम है, अमित? अमित ने कहा, सर, यह सेंसर घड़ी पहनने वाले की धड़कन और बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। कंपनी के सर्वर से हमें इस घड़ी का डेटा मिला है। इस घड़ी के सेंसर के मुताबिक इस घड़ी को पहली बार किसी इंसान की कलाई पर कल रात ठीक 2 बजे बांधा गया था। और जैसे ही इसे बांधा गया, कंकाल के ठंडे तापमान की वजह से इसके सेंसर ने कत्ल का टाइम कल रात का दर्ज कर लिया। समर का दिमाग घूम गया। फॉरेंसिक कह रही थी कि धूल और जंग 20 साल पुरानी है, लेकिन घड़ी का डिजिटल डेटा कह रहा था कि घड़ी कल रात 2 बजे बांधी गई। वक्त का यह मायाजाल समर को एक ऐसे सच की तरफ ले जा रहा था जो इंसानी सोच से परे था।
इंस्पेक्टर समर ने फॉरेंसिक हेड डॉक्टर आनंद और साइबर एक्सपर्ट अमित दोनों को एक साथ अपने केबिन में बुलाया। मेज पर एक तरफ 20 साल पुरानी धूल से सने कपड़े थे और दूसरी तरफ घड़ी का डिजिटल डेटा। समर ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों की रिपोर्ट एक दूसरे को झूठा साबित कर रही हैं। डॉक्टर आनंद कह रहे हैं कि घड़ी पर जमी धूल और जंग 20 साल पुरानी है, यानी घड़ी 20 साल से मलबे में दबी थी। अमित कह रहा है कि घड़ी का डिजिटल सेंसर कल रात 2 बजे चालू हुआ। विज्ञान के दो अलग अलग हिस्से एक ही केस में आपस में लड़ रहे हैं। मुझे इस पहेली का लॉजिकल जवाब चाहिए। डॉक्टर आनंद ने कुछ सोचते हुए कहा, समर, एक तरीका है जिससे यह दोनों चीजें सच हो सकती हैं। अगर कातिल के पास कोई ऐसा केमिकल या लैब हो जो किसी भी नई चीज पर कृत्रिम रूप से 20 साल पुरानी धूल, जंग और टिश्यूज का असर पैदा कर सके, इसे फॉरेंसिक साइंस में आर्टिफिशियल एजिंग कहते हैं। अगर किसी नई घड़ी को एक खास एसिड और मलबे के कंपाउंड में कुछ घंटों के लिए रखा जाए तो वह दिखने में और केमिकल कंपोजिशन में 20 साल पुरानी लगने लगेगी। अमित ने तुरंत अपनी स्क्रीन आगे बढ़ाते हुए कहा, और सर, डिजिटल डेटा को झुठलाया नहीं जा सकता। घड़ी के अंदर का क्लाउड डेटा सर्वर सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड है। कल रात ठीक 2 बजे इस घड़ी का बायोसेंसर एक्टिव हुआ। इसका मतलब साफ है कि कंकाल 20 साल पुराना है, लेकिन यह घड़ी कल रात ही उस कंकाल पर बांधी गई है। कातिल ने हवेली की खुदाई से पहले ही बेसमेंट के अंदर जाकर उस कंकाल की कलाई पर यह घड़ी बांधी और उस पर वह केमिकल डाल दिया ताकि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर चकरा जाए। समर की आंखें छोटी हो गईं, लेकिन कातिल ऐसा क्यों करेगा? एक पुरानी लाश पर 2026 की नई घड़ी बांधकर खुद पुलिस को यह बताने की कोशिश क्यों करेगा कि मर्डर में कोई गहरा राज है? अगर वह चुप रहता तो पुलिस इसे एक साधारण पुराना कत्ल मानकर फाइल बंद कर देती। घड़ी को वहां रखने का मतलब है कि कातिल हमें कुछ दिखाना चाहता था। समर ने घड़ी के क्लाउड डेटा को और गहराई से चेक करने को कहा। अमित ने कोडिंग को स्क्रॉल किया और अचानक चिल्लाया, सर, इस घड़ी का जीपीएस डेटा देखिए। कल रात 2 बजे जब यह घड़ी एक्टिव हुई तो इसकी लोकेशन चांदनी चौक की हवेली नहीं थी। समर ने पूछा, तो कहाँ थी इसकी लोकेशन? अमित ने नक्शे को जूम करते हुए कहा, सर, कल रात 2 बजे यह घड़ी दिल्ली के एक बहुत बड़े प्राइवेट म्यूजियम और रिसर्च लैब के अंदर थी। वह लैब किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर कबीर की है। कबीर? दिनेश खन्ना का वही पर्सनल डॉक्टर जिसने 20 साल पहले दिनेश को दिमागी मरीज घोषित किया था। समर ने तुरंत एक बड़ी पुलिस टीम तैयार की और डॉक्टर कबीर के क्लिनिक और म्यूजियम पर छापा मारने निकल पड़े। जब पुलिस डॉक्टर कबीर के आलीशान दफ्तर में पहुंची तो वहां सन्नाटा था। कबीर अपने केबिन में आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। समर ने आगे बढ़कर उनके कंधे को हिलाया, लेकिन कबीर का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उनकी मौत हो चुकी थी। उनके टेबल पर एक खाली इंजेक्शन पड़ा था जिसमें पोटेशियम साइनाइड के अंश थे, और उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सुसाइड नोट खुला हुआ था। सुसाइड नोट पर लिखा था, दिनेश खन्ना पागल नहीं था, वह सच कह रहा था। मैंने प्रताप और माया के साथ मिलकर उसकी दौलत के लिए उसका कत्ल किया था। 20 साल से मेरा ज़मीर मुझे कोस रहा था। जब कल हवेली की खुदाई की बात सामने आई तो मैंने दिनेश की आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी साल 2026 की घड़ी को उसकी कलाई पर बांध दिया, जिसका वादा उसने मुझसे 20 साल पहले लिया था। मैंने अपना पाप कबूल कर लिया है और अब मैं दिनेश के पास जा रहा हूं। अमित ने कहा, सर, कातिल ने खुदकुशी कर ली। केस सुलझ गया।
कबीर ही वह शख्स था जिसने इस घड़ी पर आर्टिफिशियल एजिंग करके इसे कंकाल पर बांधा था ताकि वह दिनेश की उस पुरानी बात को सच साबित कर सके। लेकिन समर का खोजी दिमाग इस सुसाइड नोट को देखकर भी संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कबीर के हाथों को देखा। कबीर के दाहिने हाथ की उंगलियों पर कुछ नीले रंग के निशान थे। समर ने कबीर के कंप्यूटर के कीबोर्ड को ध्यान से देखा। कीबोर्ड पर खून की एक बहुत ही छोटी सी बूंद सूखी हुई थी। समर ने ठंडे लहजे में कहा, अमित, कबीर ने खुदकुशी नहीं की है, उसका कत्ल हुआ है। यह सुसाइड नोट कबीर ने नहीं, बल्कि कबीर को मारने वाले ने टाइप किया है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे बैठकर हंस रहा है। इंस्पेक्टर समर ने डॉक्टर कबीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और खुद उस आलीशान लैब की बारीकी से जांच करने लगे। कबीर एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और पिछले कई सालों से इंसानी दिमाग और याददाश्त पर रिसर्च कर रहे थे। म्यूजियम के पिछले हिस्से में एक लॉक रूम था। समर ने जब उसका ताला तुड़वाया तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां दिनेश खन्ना की 20 साल पुरानी दर्जनों डायरियां और स्केच रखे हुए थे। उन डायरियों के पन्नों पर अजीबोगरीब घड़ियों के डिजाइन बने थे और हर पन्ने पर एक ही तारीख लिखी थी, 25 मई 2026। यानी आज की तारीख। 20 साल पहले दिनेश खन्ना ने अपनी डायरी में आज की तारीख लिखी थी। समर ने एक डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर दिनेश खन्ना की हाथ से लिखी एक लाइन थी, मेरी मौत के ठीक 20 साल बाद जब सूरज ढलेगा तो समय का चक्र पूरा होगा। प्रताप और माया को लगेगा कि उन्होंने मुझे मिटा दिया, लेकिन मेरी कलाई पर बंधी 2026 की घड़ी उनके विनाश का कारण बनेगी। समर के रोंगटे खड़े हो गए। दिनेश खन्ना कोई आम मरीज नहीं था। वह वाकई एक जीनियस था जिसे आने वाले वक्त का आभास था। लेकिन सवाल यह था कि कबीर को किसने मारा। तभी अमित ने कबीर के दफ्तर का सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिया। फुटेज में कल रात 1:30 बजे, यानी कबीर की मौत से ठीक आधा घंटा पहले, काले रंग की शॉल ओढ़े एक महिला कबीर के केबिन में दाखिल होती हुई दिख रही थी। जब उसने केबिन से निकलते वक्त अपना चेहरा घुमाया तो कैमरे की रोशनी में उसका चेहरा साफ हो गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि माया खन्ना थी। समर ने तुरंत आदेश दिया, माया खन्ना के घर पर नाकेबंदी करो और उसे हिरासत में लो। जब पुलिस की गाड़ियां माया खन्ना के फार्म हाउस पर पहुंची तो वह अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। माया के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी आंखों में अब वो शातिर मुस्कान नहीं थी। पुलिस ने उसकी गाड़ी की डिक्की की तलाशी ली तो वहां से एसिड की वही बोतलें और मलबे का वो कंपाउंड मिला जिसका इस्तेमाल घड़ी को पुराना बनाने के लिए किया गया था। माया को पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में लाया गया। समर ने कबीर के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज और उसकी गाड़ी से मिले केमिकल को टेबल पर रख दिया। समर ने दहाड़ते हुए कहा, माया, तुम्हारा खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। 20 साल पहले तुमने और प्रताप ने मिलकर दिनेश को रास्ते से हटाया। डॉक्टर कबीर ने दिनेश को पागल साबित करने में तुम्हारी मदद की। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि हवेली टूटने वाली है और कंकाल बाहर आने वाला है तो तुमने कबीर के साथ मिलकर इस घड़ी का पूरा नाटक रचा। तुमने सोचा था कि घड़ी के इस रहस्य में पुलिस उलझ जाएगी, लेकिन जब कबीर डर गया और पुलिस के सामने सब सच उगलने वाला था तो तुमने कबीर को साइनाइड का इंजेक्शन देकर मार दिया और उसे खुदकुशी का रूप दे दिया। अब भी वक्त है, सच उगल दो। माया ने समर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह जोर चिल्लाकर हंसने लगी, हाँ हाँ, मैंने मारा कबीर को। वह कायर था। 20 साल तक उसने दिनेश की जायदाद का मजा लिया
और जब पुलिस की बात आई तो वह कांपने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम अब भी आधे सच को ही जानते हो। रची मैंने थी यह साजिश, लेकिन दिनेश को लोहे की रॉड से मैंने नहीं मारा था। दिनेश को उस रात प्रताप खन्ना ने मारा था। माया ने रोते और हांफते हुए आगे बताया, दिनेश को पता चल गया था कि प्रताप बिजनेस में बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। उस रात हवेली के बेसमेंट में उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। प्रताप ने गुस्से में आकर दिनेश के सिर पर रॉड मार दी। मैंने और कबीर ने सिर्फ प्रताप की मदद की थी लाश को छिपाने में। और यह घड़ी दिनेश ने खुद कबीर को 20 साल पहले दी थी। दिनेश ने मरते वक्त कबीर से कहा था कि यह घड़ी 2026 की है, इसे संभाल कर रखना और मेरी मौत के 20 साल बाद मेरी कलाई पर बांध देना, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। कबीर ने उस घड़ी को 20 साल तक अपने लॉकर में छिपाकर रखा था। कल रात हम दोनों ने मिलकर उस घड़ी को निकाला और पुरानी धूल का लेप लगाकर कंकाल पर बांध दिया, क्योंकि हमें डर था कि दिनेश की आत्मा हमें छोड़ देगी। समर ने गहरी सांस ली। पूरा राज अब खुल चुका था। कबीर, माया और प्रताप तीनों ने मिलकर इस खौफनाक गुनाह को अंजाम दिया था। लेकिन कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी प्रताप खन्ना के नाम के साथ जुड़ा था। समर ने अमित से कहा, प्रताप खन्ना को तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिस की एक टीम जब प्रताप खन्ना के आलीशान बंगले पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर इंस्पेक्टर समर के कदम रुक गए। प्रताप खन्ना अपने लिविंग रूम के सोफे पर मृत पड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी जंग लगी लोहे की रॉड थी। यह वही रॉड थी जिससे 20 साल पहले दिनेश खन्ना का कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि प्रताप खन्ना की मौत किसी जहर या कत्ल से नहीं, बल्कि अत्यधिक मानसिक सदमे और डर की वजह से आए भयंकर हार्ट अटैक से हुई थी। उनके टेबल पर दिनेश खन्ना की वह पुरानी डायरी खुली हुई थी, जिसे माया ने कबीर के ऑफिस से चुराया था। डायरी के उस पन्ने पर लिखा था, प्रताप, जिस रॉड से तुमने मेरी जान ली थी, वही रॉड 20 साल बाद तुम्हारे बिस्तर के पास होगी। और जब घड़ी में ठीक 5 बजेंगे तो मेरा समय शुरू होगा और तुम्हारा खत्म। समर ने कमरे की दीवार घड़ी देखी। वह ठीक शाम के 5 बजे पर आकर रुक गई थी। प्रताप खन्ना का दिल ठीक उसी वक्त धड़कना बंद हुआ था जब घड़ी की सुइयां 5 पर पहुंची थीं। 20 साल पुराना वो गुनाहगार जो कानून की नजरों से बचकर करोड़पति बन चुका था, उसे वक्त की अदालत ने एक ऐसी सजा दी थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। केस नंबर 909 अब पूरी तरह बंद हो चुका था। माया खन्ना को अदालत ने हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर कबीर और प्रताप खन्ना को उनके कर्मों की सजा खुद वक्त ने दे दी थी। इंस्पेक्टर समर एक आखिरी बार उस चांदनी चौक की वीरान हवेली के मलबे के पास खड़े थे। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर रहा था। समर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। वक्त लगातार आगे बढ़ रहा था, बिना रुके, बिना थमे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे खुद को कितना भी बड़ा और शातिर क्यों न समझ ले, वह समय के चक्र से बड़ा नहीं हो सकता। कानून की फाइलें बंद हो सकती हैं, गवाह बदल सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, लेकिन वक्त के पन्नों पर लिखा न्याय का विधान कभी नहीं बदलता। जो आज अंधेरे में छुपा है, वक्त उसे एक दिन उजाले में लाकर ही दम लेता है। मिडनाइट टेल्स हिंदी की आज की यह केस फाइल यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इंस्पेक्टर समर की यह रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कालपहेली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको कहानी के इस अंत का अंदाजा था। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई केस फाइल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।